और इस हफ्ते टैक्स प्लानिंग के जरिए कोहली साहब ने आपको बहुत बढ़िया संकेत दिए कि कैसे आप अपना टैक्स आउटगो कम कर सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपने चर्चा होते हुए देखी एफएनओ ट्रेड्स पर, उसके बाद कैश काउंटर्स पर चर्चा हुई, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स पर और डेट फंड्स पर कोहली साहब ने अपनी राय व्यक्त करी थी कल। और आज बारी है डिबेंचर्स की और लिस्टेड बॉन्ड्स की। तो कोहली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो रेट्स हैं इन दोनों लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो क्या हैं? जी हाँ, बिल्कुल शैल जी। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स उतने ज्यादा भले ही प्रचलित ना हो, पर कुछ लोग हैं जो इसमें बहुत इसको अच्छे से जानते हैं और इसमें निवेश पे बहुत विश्वास रखते हैं। जी हाँ, जब आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो लिस्टेड होते हैं, अगर आप उसको 1 साल या उससे अधिक रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। और अगर आप उसको अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड में अगर आप उसको 3 साल के बाद रखते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। इससे कम अवधि में वो शॉर्ट टर्म माने जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि लिस्टेड वाले में 1 साल, अनलिस्टेड वाले में ये 3 साल रखा गया है। तो पहले तो ये अवधि है, और इनका अगर हम टैक्स रेट की बात करें, लॉन्ग टर्म पे 10% लगता है और शॉर्ट टर्म पे आपके स्लैब रेट में जुड़ जाता है। और अगर वो अनलिस्टेड है तो 20% लगेगा, आप लॉन्ग टर्म रखेंगे, अनलिस्टेड में फिर आपके स्लैब रेट में जुड़ जाता है। स्लैब रेट का अर्थ ये है कि जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल करते हैं, वही जाके उसकी इनकम उसी के अनुसार, उसी रेट के हिसाब से जुड़ जाए। जी, तो कोहली साहब, एक बात मुझे और आपसे क्लैरिफाई करवानी थी। जैसे बहुत बढ़िया फ़ायदा आप इंडेक्सेशन का होते हुए देखते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में, क्या यही सुविधा लिस्टेड डिबेंचर्स और लिस्टेड बॉन्ड्स पर भी उपलब्ध है? क्योंकि ये भी आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम करते हुए दिखते हैं। जी नहीं शैलेंद्र जी, बदकिस्मती से डिबेंचर और बॉन्ड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलता है। क्योंकि इसलिए हम जब दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हम डेट फंड को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, क्योंकि वहां आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, पर इसमें नहीं मिलता है। और क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड डिबेंचर को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है और उसको इंडेक्सेशन से बाहर रखा गया है, तो कुल मिला के मैं देखूं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेट फंड इससे इस मामले में स्कोर कर जाता है। ओके, यानी कल हम जब डेब्ट याद रखिएगा और उसकी टैक्सेशन प्रणाली को समझ रहे थे, तो वहां पे आपको एक इंडेक्सेशन का फायदा मिल रहा था, जो कि बॉन्ड और डिबेंचर्स के केस में नहीं है। लेकिन अब आते हैं सर कि यहाँ पर जब हम डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड होते हैं तो हम अपने टैक्स लायबिलिटी को रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, और किन किन सेक्शंस के अंदर हमें डिडक्शन मिलता है इसमें? कोहली साहब। ये वीरेंद्र, जब आप बॉन्ड्स और डिबेंचर में इन्वेस्टेड रहते हैं तो कैपिटल गेन की तो हमने बात करी। अब होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए 10% आपके ऊपर लिस्टेड वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे टैक्स लग रहा है और लॉन्ग टर्म लग रहा है, और मान लीजिए आप 5% स्लैब में है, पुरानी रेजीम में या नई रेजीम में, दोनों में से आप जिसमें 5% में है, तो आपको फायदा क्या है कि आप उसमें शॉर्ट टर्म करके एग्जिट कर जाइए। क्योंकि आप 5% में, बहुत सारे रिटायर्ड लोग होते हैं, रिटायर्ड निवेशक होते हैं जिनकी सिर्फ और केवल आमदनी इस इंटरेस्ट से होती है या इसके होने वाली ग्रोथ से होती है, तो उनके लिए हम ये सलाह देते हैं कि अगर उनको कैपिटल गेन हो रहा है और 5% में है तो वो एग्जिट कर जाएं। अगर आप 10% या 20% से ऊपर में है, लिस्टेड या अनलिस्टेड कैटेगरी में, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म होने का इंतजार करना चाहिए। वरना अगर आपका स्लैब रेट 30% है तो आपके ऊपर 30% लग जाएगा। अब बात करते हैं वीरेंद्र, जो शॉर्ट टर्म है, जो स्लैब रेट में जब जुड़ जाता है, तो जब स्लैब रेट में जुड़ जाता है तो हम, जो आम एक टैक्स पेयर है, टैक्स बचाने के लिए जो जो वो प्रयास करता है, सबसे मशहूर प्रयास जो है वो चैप्टर 6A की डिडक्शंस कहलाती है, जिसमें सेक्शन 80 की पूरी फैमिली आती है। उसमें आपको पता होगा 80C सबसे फेमस है, 1.5 लाख रुपए आप 80C में इन्वेस्ट करें। उसके बाद 80D में 25,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस के मिलते हैं। इसके अलावा मैं जाऊं तो 80G के अंतर्गत डोनेशन का बेनिफिट मिलता है, 80E में एजुकेशन लोन मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। मेरा कहने का मतलब ये एनपीएस है 80CCD में जो मिलता है। तो कुल मिला के आप 2-2.25 लाख के, तो ये जो मेन है, 80C हो गया, एनपीएस हो गया और आपका मेडिकल इंश्योरेंस 80D में हो गया। तो आप ये 2.25 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं तो आपका करीब करीब, अगर मैं 30% लगाऊं, तो आपका 70-80 हजार रुपए के बीच में सीधा सीधा टैक्स बच जाता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म भी बॉन्ड और डिबेंचर में कैपिटल गेन कमा रहे हैं, उनको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 80C, 80D, 80E, चैप्टर 6A के जितने भी बेनिफिट्स हैं, उनका पूरी तरह से लाभ उठा के टैक्स बचा सकते हैं।
तो कोहली साहब, पिछले 5 दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत चर्चा हुई टैक्स को ठीक से प्लान करने की और कम से कम टैक्स आउट को रखने की। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप पिछले 5 दिन में ट्रेडर्स के लिए कौन से 5 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं और कम से कम परेशानी उनको आईटी डिपार्टमेंट के साथ हो, वो कौन से 5 ऐसे अनरिटन रूल्स हैं जो आप दोबारा रिपीट करना चाहेंगे सबके बेनिफिट के लिए? जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि आज 5 दिन हो गए और करीब करीब सभी प्रकार के हमने जो कैपिटल गेन पे या शेयर मार्केट या निवेश से संबंधित होते हैं हमने वो कवर किए। तो उसमें जो 5 चीजें हैं, पहली बात तो अगर कोई भी, क्योंकि आजकल सब फेसलेस असेसमेंट हो गया है और अगर आपके ऊपर पेनल्टी या कोई पेनल इंटरेस्ट लग जाता है तो सारी शैल जी बची बचाई टैक्स सेविंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि वो सब निकल जाता है उस रूप में। तो पहले तो आपके ऊपर कोई नोटिस आए तो उसको आप दरकिनार मत करिए, उस पर आप उसको नजरअंदाज मत करिए, आप उस पर अवश्य रिप्लाई करिए। दूसरा मैं ये सलाह दूंगा शैल जी कि जब से ये फेसलेस असेसमेंट हुआ है, मतलब आप डिजिटली कंप्यूटर पर बैठ के अपना सवाल जवाब करते हैं आयकर विभाग से, तो लोग इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं। हल्के में ये लेते हैं कि अपने जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको वो संभाल के नहीं रखते हैं, ये सोच के कि अब तो डिजिटल हिसाब है, अब भला हमने कागज कहां दिखाने। परंतु ऐसा नहीं है। आपको ये कागज कभी भी अपने किए हुए क्लेम्स पर, डिडक्शंस पर, अपने क्लेम किए हुए टैक्स पर, इनकम पर दिखाने पड़ सकते हैं। तो कृपया उन दस्तावेजों को, अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ब्रोकर्स नोट, जो भी आपके निवेश से संबंधित भी कागजात हैं, उनको आप संभाल के रखिए। कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। अगर ये कागजात अवेलेबल नहीं हुआ तो आपकी क्लेम की हुई डिडक्शन, आपका क्लेम किया हुआ खर्चा, और खर्चों की बात आती है शैल जी तो फिर जिक्र आता है जितने भी आप खर्चे क्लेम कर रहे हैं, हम जिसकी पिछले 2-3 दिनों में बात करते रहे, ब्रोकर्स फी थी, डेप्रिसिएशन था, या इंटरनेट के, टेलीफोन के खर्चे थे, इनके भी बिल्स बहुत संभाल के रखने चाहिए। कभी भी आयकर विभाग आज से मांग सकता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा, तो उनको आप खोए नहीं। नोटिस आए उसको आप इग्नोर मत करें, आप अपना दस्तावेज संभाल के रखें, अपनी रिटर्न वक्त से फाइल करें, एडवांस टैक्स आप टाइम से दें, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ये मैं आखिरी जो सलाह देना चाहूंगा कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खासकर जो ट्रेडर्स हैं, उनको वो बड़े तरीके से रखनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, इंट्राडे वालों को अलग, F&O वालों को अलग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपना हिसाब रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म को रखना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके ऊपर कभी भी पेनल्टी या इंटरेस्ट या कोई रूल का वायलेशन नहीं होगा, आपको फालतू पैसा नहीं देना पड़ेगा। वरना जितनी हमने शैल जी टैक्स प्लानिंग करके टैक्स इन 5 दिनों में बचाया, हम नहीं चाहते कि वो टैक्स किसी का पेनल्टी या पेनल इंटरेस्ट के रूप में चला जाए। जी, कोहली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने पिछले 5 दिन बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी और मैं मान के चलता हूँ हमारे ट्रेडर्स, निवेशक, म्यूचुअल फंड होल्डर्स और डेट और डिबेंचर होल्डर्स इसका फ़ायदा उठाएंगे। आइए वापस बाजार से जुड़ते हैं।